हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो टॉप यानी हम लोग 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को यानी कवर करने वाले हैं, जो एक अनुभवी शिक्षकों द्वारा इस प्रश्न को यानी तैयार किया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो ये 2 नंबर वाला है, और आप यहाँ से अपनी 10 नंबर अपना यानी आसानी से पक्का कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको फाइनल एग्जाम बोर्ड में ये आपको 100% आएगा, या मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। तो आप इसलिए इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में अपने जम करके अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर देंगे। तो इस वीडियो का टारगेट है लाइक का 1K का, आप लोग 1K टारगेट अचीव कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। तो चलिए गाइस, सो आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग। क्या कहलाता है कि गोपुरम से आप यानी क्या समझते हैं, जैसे कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं। आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आया है, गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। देखिए क्या कहा जाता है, गोपुरम मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। जो विजयनगर शासकों ने मतलब मंदिरों में गोपुरम का निर्माण कराया, ये अत्यधिक विशाल एवं ऊंचे होते थे। ये संभवतः सम्राट की ताकत की याद दिलाते थे, जो ऊंची मीनार बनाने में सक्षम थे। तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, गोपुरम किसको कहते हैं, मंदिरों के प्रवेश द्वार को हम लोग क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। तो ये आपका कंप्लीट क्लियर हो गया। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अगर लिखना चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि अकबर के नवरत्नों के नाम बताए। तो अकबर के जो दरबार में जो नवरत्न थे उनके नाम आपको बताना है, ठीक है। अकबर के दरबार में विभिन्न विद्वान के विशेषज्ञ थे, जिन्हें अकबर के दरबार में के नवरत्न कहा जाता था, ठीक है। इन रत्नों के नाम इस प्रकार है, आपको बता दें। पहला जो है आपका अब्दुल रहीम खान एक खाना, उसका दूसरा है आपका हकीम हुकाम, उसके बाद तीसरा मुल्ला दो प्याजी है आपका, तीसरा मुल्ला दो प्याजी, और चौथा जो आपका यानी अबुल फजल दिया हुआ, और पांचवा आपका कौन है, पांचवा जो दिया हुआ आपका फैजी दिया हुआ है, ठीक है। पांचवा कौन है, फैजी दिया हुआ, और छठा जो है तानसेन, और सातवां आपका राजा मानसेन, उसके बाद आठवां जो आपका टोडरमल, नौवां आपका बिरबल है। तो यानी उसके दरबार में यानी 9 रत्न रहते थे, जो अलग अलग यानी डिपार्टमेंट में रहते थे। इन 9 रत्नों जो है उस प्रकार के विशेषज्ञ थे, ठीक है। तो ये अकबर के दरबार में ये 9 रत्न का नाम इस प्रकार है। तो अगर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लिखने के लिए, ठीक है, या आप इसको यूज करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, आपके स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन आ गया, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के नाम लिखें। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के नाम लिखें। तो हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के नाम इस प्रकार है। पहला दिया आपका चंद्रहुद्र दिया हुआ है, दूसरा क्या लोथल जो गुजरात में है, कालीबंगा जो राजस्थान में है, और चौथा आपका बनवाली जो आपका क्या है यानी ये भी गुजरात में ही है। तो ये आपका यानी 4 था यानी हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख नगर थे, ठीक है। चलिए देखिएगा, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। मुगलकालीन हरम के बारे में आप क्या जानते हैं, मुगलकालीन हरम के बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखिएगा, मुगलकालीन में हरम मुगलों के घरेलू संसार की प्रतीक था। क्या देखिएगा, मुगलकालीन हरम के बारे में क्या जानते हैं, तो मुगलकालीन क्या था, हरम मुगलों के घरेलू संसार का प्रतीक था, ठीक है, चाहे चिन्ह था। इसमें बादशाह की पत्नी मतलब उपलियाँ, उनके नज़दीकी वो दूर के रिश्तेदार, माँ, उपमाता, बहन, पुत्री, भतीजी, यानी क्या रहते थे ये सारे, हाँ भतीजी, और यहाँ क्या दिया हुआ है, भांजी, बहू, चाची, बुआ एवं मौसी आदि रहते थे, ठीक है। यानी मुगलकालीन हरम के बारे में आपको बता रहे हैं आदि, यानी दासी इत्यादि सभी रहते थे। जो स्त्रियां मुगल परिवार में शाही खानदान से आती थी उन्हें बेगम कहा जाता था। जो यानी शाही परिवार से जो आते थे उसे क्या कहा जाता था, बेगम कहा जाता था। जिन स्त्रियों का जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ था वे आगा कहलाती थी। क्या कहलाती थी, यानी वह आगा कहलाती थी। बेगम का स्थान क्या था, बेगम का स्थान मतलब सबसे ऊंचा था। पदानुक्रमान के अनुसार सभी को नगद मासिक भत्ता या वो मतलब उपहार मिलते थे। बादशाह नियमित रूप से हरम में आराम के लिए जाता था, ठीक है। यानी ये सारे जो है उसका हरम में रहा करता था। जो बादशाह के जो इसमें हरम में कहा पत्नियाँ, उसके नज़दीकी दूर दराज के रिश्तेदार, ये सारे उसके हरम में रहते थे। और ये आपको कहा जाता था, यानी किसको, यानी बेगम किसको कहा जाता है, ठीक है। जो मतलब शाही परिवार के रहते थे उसे क्या कहा जाता था, बेगम कहा जाता था। तो आपको आई थिंक इसको ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। मुगलकालीन हरम के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी मिल गई होगी। तो अगर इसको लिखना चाहेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आप देखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। शाहजहां के काल में संगीत कला का वर्णन कीजिए। यानी शाहजहां के काल में जो है संगीत कला का वर्णन करना है, ठीक है। जो शाहजहां के संगीत कला से बेहद प्यार करता था, यानी शाहजहां संगीत कला से जो था ये बेहद प्यार करता था, और वह दरबार में संगीतियों का यानी मतलब आश्रय देता था।
यानी वो जो है अपना दरबार में जो है यानी आश्रय देते थे किन को लोगों को, जो संगीतों जो बजाते थे, ठीक है। और वह स्वयं भी मतलब क्या करते थे, अच्छा गाते थे भी, यानी शाहजहाँ को यानी क्या था, यानी संगीतों का काफ़ी शौक था और वो स्वयं भी गाते थे। उसके कालों में ही संगीत कला ने अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया। उसके दरबार में प्रसिद्ध कवि तथा संगीतकार रहते थे। इस प्रमुख नाम राधास, दृंगा खां, जगन्नाथ लाल खां, भाव मधु यानी भाव मधु, उसके बाद और क्या दिया हुआ आपका महापात्र आदि, यानी उसके दरबार में रहते थे। ये महान कवि भी रहते थे और संगीतकार भी रहते थे, ठीक है। तो यानी सबसे ज़्यादा यानी शाहजहाँ को यानी इसके काल में यानी सबसे ज़्यादा यानी संगीत का यानी क्या था, यानी ये ठीक है प्रसिद्ध था, ठीक है। चलिए तो आगे देखिएगा, छठा नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। हाँ, कबीर के क्या सिद्धांत थे, जो आप जानेंगे हम लोग कबीर के क्या सिद्धांत थे। देखिए कबीर का नाम भी भक्ति आंदोलन को गति प्रदान करने वाले संतानों में विशेषक रूप से उल्लेखनीय है। तो जानते हैं कि आप यानी कबीर के जो है भक्ति आंदोलन के लिए प्रदान के संतों में विशेष स्थान इसका है, ठीक है। यद्यपि वे अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु फिर भी उनमें विदाता तथा ज्ञान की बहुलता थी। किसके अंदर, कबीर के अंदर, ठीक है। और कबीर जो है यानी क्या थे, यानी कबीर सांप्रदायिकता एकता की पक्षपाती थे तथा आडंबरों के विरोधी थे। और संक्षेप में कबीर के सिद्धांत निम्नलिखित है, आपको बता रहे हैं उसका क्या क्या सिद्धांत थे, इसके बारे में हम उसके बता रहे हैं। प्रथम उसका सिद्धांत क्या था, ईश्वर की एकता पर बल, यानी ईश्वर पर ही आपको बल देना है, ईश्वर को ही मानना है, ठीक है। निराकरण निर्गुण बाह की उपसाना पर बल देना है, ठीक है। कबीर की मूर्ति पूजा तथा बाह आडंबरों का विरोध करते थे, यानी कबीर जी जो थे यानी मूर्ति पूजा ये सारे चीज़ इसको यानी इसका विरोध करते थे, नहीं मानते थे, ठीक, सिर्फ ओनली ईश्वर को मानते थे। वो जाति पाति में भी विश्वास नहीं करते थे तथा इसका विरोध करते थे, यानी वो कोई जाति पाति को नहीं मानते थे, ठीक है। सब इंसान है, क्योंकि आप देखिएगा हम लोग यानी जो है देखिए वहाँ से तो कोई नहीं कह कर के आता है कि ये जाति का लोग है, ये जाति का लोग है, लेकिन यहाँ जो है ये कलयुग का ज़माना आ गया है। पृथ्वी में आने के बाद ये अलग डिवाइड कर देता है, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई है, यानी अलग अलग यहाँ करके डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन ये जो है ये क्या मानते थे, यानी ये सारा कुछ नहीं मानते थे। कौन, कबीर बेचारा एक पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, फिर भी इतने इसके अंदर मतलब क्या थे, ज्ञान थे। चलिए देखिएगा आप क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में के नगर योजना का वर्णन करें। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर योजना का हमको वर्णन करना है, तो हड़प्पा सभ्यता का एक शहरी सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ से एक नियोजित आपको बता रहे हैं, नियोजित शहरों के अवशेष प्राप्त हुए थे। तत्कालीन विश्व में कहीं नहीं थी। पूरा हड़प्पा नगर स्थल दो नगरों में, दो भागों में हुआ था, एक पश्चिमी टीला और एक क्या था, मतलब पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, ठीक है। यहाँ ऊपरी और निचली दिया हुआ है, जो पश्चिमी टीला ऊपरी में था और निचली जो है पूर्वी जो है निचली नगर में बांटा हुआ था। तो ऊपरी अथवा गाड़ी के क्षेत्र में प्रशासकीय भवनों के अवशेष जो है मतलब मिले थे, और निचले नगर में क्षेत्र आवासीय भवन के अवशेष मिले थे। हड़प्पा नगर स्थल में मिले सड़कों के गलियों एवं आवासीय भवन, नालियों, स्नानघर आदि, मतलब स्नानघर आदि के अवशेष में एक आधुनिक नगर की ओर इशारा करते थे। सीधी सीधी आपको हम बात बता रहे हैं कि अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता के नगरों का योजना के बारे में, तो आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर योजना में दो यानी क्या मतलब दो भागों में डिवाइड था, एक पश्चिमी टीला और एक था पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला में जो रहते थे बड़े बड़े लोग रहते थे, महलों बड़े बड़े ये रहते थे, और ये पूर्वी टीला में जो रहते थे आम आदमी रहते थे, जैसे कि किसान, मजदूर, जो दुकानदार वगैरह, ये पूर्वी टीला में रहते थे, ठीक है। तो यानी कुछ इस प्रकार यानी दर्शाता है कि ये बहुत बड़ा यानी सभ्यता को दर्शाता है, इशारा करता है, यानी नगर की ओर इशारा करता है, बहुत बड़ा नगर की ओर इशारा करता है ये चीज़ को। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जैसे आपके स्क्रीन पे आ गया है, कार्बन 14 विधि के बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, सभी यानी 10 क्वेश्चन जो आपका यानी जो है बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, और आपको आना भी चाहिए सारे क्वेश्चन का आंसर। तो कार्बन 14 विधि के बारे में आपको बताना है। देखिए तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि का खोज अमेरिका के प्रयास शास्त्री BF लिविदेव द्वारा सन 1946 ईस्वी में की गई। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। देखिए जब अगर जीवित रहता है कोई भी वस्तु, तो उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 जो है समान मात्रा में पाई जाती है, और ठीक है जब वो मरने के बाद जो है कार्बन 12 जो है वो धीरे धीरे विनाश होने लगता है और स्थिरता वो रहता है। कार्बन यानी मृत्यु होता है, विनाश की अवस्था में C12 जो तो स्थिर रहता है, मगर C14 जो है क्या करने लगता है वो
क्षय होने लगता है, यानी C12 जो है वो स्थिर रहता है, लेकिन C14 जो है वो क्या होने लगता है, यानी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ठीक है, जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतनी प्राचीनतम माना जाता है। यानी किसी भी वस्तु का अगर हम उसका काल अगर हम उसका ढूंढें तो अगर वो वस्तु जितने उसके अंदर यानी कार्बन 14 जितना कम पाया जाएगा वो उतना ही प्राचीन है, अगर ज़्यादा पाया जाएगा तो यानी कम प्राचीन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कार्बन 14 विधि के बारे में आपको आना चाहिए। ठीक है, कार्बन 14 विधि क्या किसे कहते हैं, यानी तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को हम लोग कार्बन 14 विधि कहते हैं। राइट, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या कार्य किए। देखिए ये वीडियो आपके डिमांड पे बनाया गया है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जितने सारे बच्चे आप लोग देख रहे हैं प्लीज आप लोग एक बार जम करके शेयर जरूर करेंगे, ताकि मैं आपके लिए सब्जेक्टिव यानी सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन लाने का प्रयास करते रहूंगा। ठीक है, चलिए तो देखिएगा अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या कार्य किए थे। तो कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए तन मन धन एवं कार्य किए थे। अशोक ने महात्मा बुद्ध संबंधित तीर्थ यात्रा, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, कुशीनगर तथा श्रावस्ती की यात्रा की और जिन जिन सिद्धांतों का प्रचार किया उसका मतलब पालन स्वयं भी किया। और अशोक ने बौद्ध धर्म के नियमों को शिलाओं, स्तंभों, गुफाओं एवं पर यानी खुद डाला। देखिए आपको बता दें अशोक ने जो है पूरी तरह से बौद्ध धर्म में प्रचार के लिए काफ़ी यानी मेहनत किया, यहाँ तक कि अलग अलग देशों में वो यानी प्रचार के लिए भेजते थे। ठीक है, वो तन मन और धन से भी वो है पूरी तरह से यानी इसमें ये थे और उनके सिद्धांतों पर चलने का यानी वो कार्य किया और खुदों या दूसरों को भी बताते और उसे यानी जो सिद्धांत था बौद्ध धर्म के तो वो खुद भी चलते थे और दूसरों को भी वो बताते थे। तो यानी इसमें वो काफ़ी यानी जो है मेहनत किया इस धर्म में, कौन यानी बौद्ध धर्म के यानी अशोक ने। ठीक है, और ये अलग अलग जगहों में यानी अलग अलग इसको भेजा करता था। ठीक है, समझाने के लिए इस धर्म के लिए भारत के विभिन्न भागों में 7 विदेशी में भेजा गया। लंका अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र, देखिए किसको किसको वहाँ भेजा है, देखिए लंका में यानी श्रीलंका में जो अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पत्री संघमित्रा को भेजा। इस प्रकार अशोक बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बना दिया, यानी जो है बौद्ध धर्म को पूरी तरह से यानी विश्व धर्म बना दिया कौन, अशोक ने। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आप 10 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, गौतम बुद्ध के प्रमुख उपदेशों का वर्णन करें। सीधी बात है, गौतम बुद्ध के जो है प्रमुख उपदेश क्या क्या थे। तो गौतम बुद्ध के प्रमुख उपदेश निम्नलिखित थे, जो चार क्या है, आर्य सत्य, दुख दुख समुदाय, उसके बाद क्या है दुख निरोध के मार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग, उसके बाद आपका यहाँ क्या दिया हुआ इसका यानी सारा चीज़ दिया हुआ, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तीसरा दशील का उपदेश, यानी उसके बाद क्या है, चौथा क्या दिया हुआ आपका छनिवाद का उपदेश, और आपका पांचवा जो दिया हुआ है अनिश्चयवाद का उपदेश, और छठा जो दिया हुआ आपका कर्मवाद का उपदेश, और सातवां जो दिया पूर्ण जन्मान का उपदेश और जाति प्रथा का उपदेश। तो यानी वो 8 सिद्धांत जो दिए थे, ये 8 प्रकार का यानी 8 वो सिद्धांत थे किसके, गौतम बुद्ध के, यानी ये कुछ सिद्धांत थे। इन सिद्धांतों का वो पालन करते थे और इन सिद्धांत के अनुसार वो चलते थे। ठीक है, तो आपको आई थिंक पूरी तरह से इस वीडियो को आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो एक लाइक आप जरूर करेंगे। डेफिनेटली आज का वीडियो आपको बहुत ही मजा आया होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये जो थे कुछ क्वेश्चन थे जो आपको 10 यानी जो है आज यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी क्वेश्चन को कवर किए थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में। सो फाइनली यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और जो 5 क्वेश्चन का जो आपका मार्क्स होगा वो 10 नंबर्स का होगा। तो आप अपना आसानी से इस 10 नंबर्स को ले सकते हैं, पूरी तरह से अच्छे से इसको हल्के में ना ले आप लोग। ठीक है, तो चलेगा यहीं तक आज के वीडियो को हम इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप टेलीग्राम पे अगर ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है।